शुरू करें। देखो कल हमने पढ़ा था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। अब आवाज नहीं आनी चाहिए भाई। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में क्या था, जैसे मान लो मैंने एक बॉल पानी में डाली थी, तो उस पर हर जगह से क्या लग रहा था? फोर्स लग रहा था। प्रेशर बाद में समझाएंगे। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? फोर्स ऑन पर यूनिट एरिया। अब मैंने तुम्हें एक नोट डलवाया था पहले, फोर्स प्रेशर और स्ट्रेस में क्या डिफरेंस होता है? क्या डिफरेंस होता है प्रेशर और स्ट्रेस में? एक मेन पॉइंट वाला डिफरेंस बता दो। और स्ट्रेस के अंदर क्या डिफरेंस था? क्यों पढ़ गए बनी होगी थे? उसमें एक्सटर्नल फोर्स होता है और उसमें रिस्टोरिंग फोर्स होता है। अभी यहाँ पे बताओ, अगर इसको पानी में डाला तो इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है? उसके कारण बाद में रिस्टोरिंग लगेगा ना। तो अभी जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इसके अंदर क्रिएट हो रहा है वो एक्सटर्नल फोर्स के कारण हो रहा है। यानी कि यहाँ पे तुम चाहे स्ट्रेस लिखो या प्रेशर लिखो, बात एक ही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। कैसे है वो अभी समझेंगे। इसमें क्या हो रहा है? एफ एक्सटर्नल हो रहा है अपॉन पर यूनिट एरिया। देखो अगर बाहर से फोर्स लग रहा है, सोचो जैसे ये पानी की बोतल है, देना बेटा, इसका कैप लगा। देखो अगर मैं इसको कंप्रेस कर रहा हूं, ठीक है, मैं बाहर से प्रेशर लगा रहा हूं, तो क्या ये पूरी पिचक गई है? पूरी नहीं पिचकी ना। क्यों पूरी क्यों नहीं पिचकी? अंदर से भी तो फोर्स लग रहा है। इसका मतलब अंदर जो गैस भरी है, जब मैंने इसको पिचकाया तो अंदर से भी तो फोर्स लग रहा है, ठीक है। यानी कि एक फोर्स पर यूनिट एरिया अंदर से लग रहा है और एक फोर्स पर यूनिट एरिया बाहर से लग रहा है। लेकिन ये ऐसे पिचक गई तो कौन सा ज्यादा है? बाहर वाला जो मैं लगा रहा हूं वो ज्यादा है ना, ठीक है। तो एक अंदर से लग रहा है फोर्स एक्सटर्नल और एक अंदर से लग रहा है फोर्स इंटरनल। इस एक छोटे से एरिया की बात करूं तो फोर्स अपॉन एक्सटर्नल अपॉन एरिया इक्वल्स टू फोर्स माइनस फोर्स इंटरनल अपॉन एरिया, ठीक है, इक्वल्स टू क्या मैं बोल दूंगा? फोर्स रिस्टोरिंग अपॉन एरिया। इस बात को समझो, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? देखो मैंने इसको प्रेस किया, बोतल पिचकी, ठीक है, लेकिन एक लिमिट तक पिचकी, उसके बाद में ये रेजिस्ट भी कर रही है। अब इससे ज्यादा मेरे को पिचकाने में बहुत ज्यादा मतलब जोर आ रहा है, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो जो मैं बाहर से फोर्स लगा रहा हूं, जो बोतल के अंदर का मटेरियल अंदर से फोर्स लगा रहा है, अब नेट फोर्स जीरो हो गया। यहाँ पे फोर्स इक्वल हो गया ना, इक्विलिब्रियम में आ गई बॉडी एक तरह से। अरे आई कि नहीं आई? तो यहाँ पर बॉडी क्या कर रही है? अपना रिस्टोरिंग फोर्स वापस लगा रही है। अब मैं जितना ज्यादा लगा रहा हूँ ये उतना ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स लगा रही है। समझ रहे हो इस बात को? तो वो रिस्टोरिंग फोर्स किसके इक्वल होगा? जो मैंने एक्सटर्नल लगाया, जो इसने इंटरनल लगाया। तो एक्सटर्नल में से इंटरनल माइनस कर देंगे तो बचा हुआ फोर्स ही तो बैलेंस हो रहा है। ये बोतल पिचकी क्यों? लेकिन सर अगर इसके अंदर पानी है तो उसका फोर्स ज्यादा लग रहा है। तो ज्यादा लग, हाँ तो और ज्यादा लगता। कम नहीं लगता है क्योंकि पानी तो फोर्स लगा रहा है उसके ऊपर। हाँ तो रिस्टोरिंग फोर्स बहुत सारी चीजों के कारण लग रहा है। और खाली होती फिर तब मान लो थोड़ी और ज्यादा पिचक जाती और तो क्या था, ठीक है। तो रिस्टोरिंग फोर्स थोड़ा कम लगता ना, लेकिन लगता तो सही भाई। एक लिमिट तो ऐसी आती ना जहां पे जाके मेरी उंगलियां रुक जाती, तो वहां पे क्या लग रहा है? रिस्टोरिंग फोर्स। वो किसके इक्वल लग रहा है? जो मैंने एक्सटर्नल लगाया, जो बॉडी ने इंटरनल लगाया। तो मेरा एक्सटर्नल इंटरनल से ज्यादा है, और जितना ये ज्यादा है उतना ही तो बॉडी रिस्टोरिंग फोर्स लगा रही है। जैसे मान लो मैंने बाहर से लगाया 4 न्यूटन फोर्स, अंदर से लगा 3 न्यूटन फोर्स, तो ज्यादा कौन सा हुआ? बाहर वाला। कितना ज्यादा हुआ? 1 न्यूटन। तो जो अंदर से बॉडी वापस रिस्टोरिंग फोर्स लगा रही है वो कितना लगा रही है? 1 न्यूटन। 3 न्यूटन तो कैंसिल हो गया ना, बाहर से 4 लगाया अंदर से 3, तो 3 और 3 तो कैंसिल हो गए, बचा क्या? 1 न्यूटन। वो 1 न्यूटन ही तो वापस लग रहा है। अगर अंदर से नहीं लगाता तो ये बोतल पूरी पिचक जाती ना, इसकी ये लेयर और ये लेयर टच कर जाती। फिर ये बीच में क्या है? यहाँ पे वो एयर है, एयर टाइट हो रही है ना, उसके मॉलिक्यूल आपस में भिड़ चुके हैं तो वो दीवारों पे वापस भिड़ रहे हैं, तो वो फोर्स लग रहा है, ठीक है। यानी कि ये जो एफ रिस्टोरिंग अपॉन एरिया होगा ये इन दोनों के नेगेटिव के, मतलब एफ एक्सटर्नल अपॉन एरिया माइनस एफ इंटरनल अपॉन एरिया, और ये दोनों क्या है? एक तरह से प्रेशर है, ठीक है। तो ये पी एक्सटर्नल माइनस पी इंटरनल इक्वल्स टू एफ अपॉन ए या एफ रिस्टोरिंग अपॉन ए, ठीक है। तो ये यूं समझ लो पी एक्सटर्नल P2 हो गया, पी इंटरनल P1 हो गया, तो P2 माइनस P1 को मैं डेल्टा पी लिख सकता हूं। डेल्टा पी क्या? चेंज इन प्रेशर, ठीक है। तो यहां से एफ एक्सटर्नल अपॉन या एफ रिस्टोरिंग अपॉन एरिया डेल्टा पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा?
डेल्टा पे। ये बात समझ में आई? ठीक है, यानी कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को मैं किसके इक्वल लिख सकता हूँ? डेल्टा पी के, डेल्टा पी के इक्वल लिख सकता हूँ। समझ गए? तो ये नोट डाल के ये सारी चीज भी लिख लो, नोट डाल के लिख लो। है तो स्ट्रेस के बारे में, लेकिन अलग से स्पेशल पॉइंट हो गया नोट यही है कि जो एफ, जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जो होता है वो चेंज इन प्रेशर के इक्वल होता है, इज इक्वल्स टू चेंज इन प्रेशर। होता ही है, तो जरूरी है। हो रहा है ना, जरूरी हो गया अपने। कोई भी बॉडी में हाँ, वॉल्यूमेट्रिक की बात होगी, वॉल्यूमेट्रिक की बात होगी। जब वो सॉलिड हो, मतलब वो वॉल्यूमेट्रिक तीनों में लगता है, लिक्विड सॉलिड गैस तीनों में लगता है, लेकिन जो लॉन्गिट्यूडिनल और शेयर है ना वो सिर्फ सॉलिड और लिक्विड में लगते हैं, गैस में नहीं लगते। नहीं, वो सिर्फ सॉलिड में ही लगते हैं, और ये सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में लगते हैं। वो अभी मैं लिखवा दूंगा वो चीज भी, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन तो करवा दिया था कल, माइनस डेल्टा वी अपॉन वी, है ना? हाँ, स्ट्रेस भी करवा दिया था, लेकिन ये प्रेशर वाली बात मुझे लगा बाद में लिखवा, कल लास्ट करवाया था यार। बातें नहीं, हो गया? है कौन? प्रदीप सर हमारे पीटी सर हैं? हमारे पीटी सर। अच्छा, प्रदीप भारद्वाज मैं नहीं जानता। फोटो देख के बताते हैं। छान ऐसी बनाई हुई है। बड़े पसंद है जो ऐसी करके वो आते लिए माल देखा हुआ है तो ये आते हैं ना, सारे वाला से करते हो। सारे वाला से आप भी ना खुद के बाद कितने कितने से हमने कभी बात बदले भी रुक रही है कि बहुत बड़े नहीं है, बढ़ने नहीं दिए। सर आप बात कर रहे हो, बंदे की दाढ़ी कभी भी दिख जाती है ना कि थोड़ी सी, मैं हूं तो वो उनका डेली सुबह का वही रूटीन है। आर्मी बैकग्राउंड से है क्या? यही लगते हैं। तो फिर उन्होंने आर्मी की तैयारी की, उसमें ये सिखाते हैं सुबह उठते ही सबसे पहले शेव करनी होती है। आर्मी का डिसिप्लिन है, आओ चाहे नहीं हो। अब जिसके है नहीं वो तो क्या शेव करेगा, लेकिन जिसके थोड़ी बहुत है, 4 बाल भी है ना, तो उसको यही रूल है आर्मी का कि सुबह शेव करनी है। आर्मी में नहीं है, सिर्फ सिखों को ही रखने देते हैं और किसी को नहीं रखने देते, क्योंकि उन्होंने अपना वो परमिशन ले रखी है कि हमारे जो रिलीजियस के अंदर है, बाकी किसी को नहीं। बस आर्मी का डिसिप्लिन है। अब जैसे स्कूल में यूनिफॉर्म ही क्यों पहनने देते हैं, घर के कपड़ों में क्यों नहीं आने देते? डिसिप्लिन। और आर्मी का ये भी डिसिप्लिन, जैसे अगर पूरी बटालियन खड़ी होगी ना, बटालियन मतलब कुछ लोगों का, तो ऑफिसर आएगा और उनके बेल्ट में से हाथ डाल के देखेगा, अगर ये 3 उंगलियां जा रही है या 4 उंगलियां जा रही है तो वो आउट ऑफ डिसिप्लिन है, मतलब उसका बेल्ट इतना टाइट नहीं है। टाइट होना चाहिए कि ये 4 उंगलियां नहीं जानी चाहिए। एवरी टाइम रेडी, शूज लेस है, एकदम टाइट होने चाहिए कि कभी भी आपको भागना पड़ सकता है। आर्मी का मतलब हमेशा रेडी। वो 24 आवर्स की ड्यूटी होती है, 8 घंटे की ड्यूटी नहीं होती। ऐसा बनते हैं कि क्या कहते हैं, वो होती है पर्सनल राइट्स होते हैं, बाल गाड़ी। आर्मी में नहीं होते ना, उस जॉब की वो रिक्वायरमेंट नहीं है, स्कूल में भी नहीं होते। स्कूल में बहुत बड़ा नहीं कर रहा है। ये सर उसके ना बड़े वाले कर सकते हैं स्कूल में तो। वो उस लड़के की, क्या छोटे से लड़के की वायरल हो रही है, कर सकते हैं स्कूल में, पता नहीं यार इसके। कर सकते हैं। बट ये है कि डिसिप्लिन के लिए रखते हैं कि डिसिप्लिन रहे बच्चों का थोड़ा। या सर एक से सेकंड में स्कूल
में करेंगे इसी से लीजिए। हाँ सही है। अरे यार बड़े छोटे साइड में सपोज में राइट सकते हैं बंदे के जब भी नहीं है उसको हमारे सर डायरेक्टर सर होते थे वो वाह। ऐसे होते थे फ्रीडम तो हमें से किसी को किसी चीज की नहीं है, एक्चुअल फ्रीडम। बस हमें लगता है कि हम फ्री हैं, लेकिन है नहीं हमारे पास। उसके अंदर मेरे से साइड में जाके ऐसे बस हेडिंग डालो, बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडल्स बल्क क्या बल्क बल्क BULK। हैम्यूल ऐसा ही है, तू मुझे परेशान कर रहा है जानबूझ के, मुझे लगा तो नहीं तू ऐसा। आप बल्क देखो पहला क्या था, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, फिर था दूसरा क्या था, यंग मॉडल्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो यंग मॉडुलस आया लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आया shear स्ट्रेस, shear स्ट्रेन। बल्क मॉडुलस आएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो बल्क मॉडुलस को हम लिखते हैं बीटा से, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक, अब डेफिनेशन अपने हिसाब से लिख सकते हो, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अभी हमने क्या देखा, या तो F अपॉन A लिखो अपॉन माइनस डेल्टा V अपॉन V लिख दो, ठीक है। या F अपॉन A की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा P अपॉन माइनस डेल्टा V अपॉन V। तो ये एक बीटा का फेमस फॉर्मूला है जो तुम्हें याद रहना चाहिए, माइनस डेल्टा P इंटू V अपॉन डेल्टा V। ये फॉर्मूला याद रखना भाई। यहाँ माइनस क्या बता रहा है कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, अगर इंक्रीज होगा तो प्लस आ जाएगा, समझ गए। नोट डाल के लिखो, द रेसिप्रोकल ऑफ बीटा, द रेसिप्रोकल ऑफ बीटा, नोट द रेसिप्रोकल ऑफ बीटा, द रेसिप्रोकल ऑफ बीटा, अरे बोलता ही जा रहा हूं मैं तो वही, द रेसिप्रोकल ऑफ बीटा इज नोन एज compressibility. The reciprocal of beta is known as compressibility of material. Compressibility of material. अच्छा, रेसिप्रोकल का मतलब क्या हुआ, 1 अपॉन बीटा, यानी कि कंप्रेसिबिलिटी को C से लिखेंगे तो 1 अपॉन बीटा, C इक्वल्स टू बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस V डेल्टा P अपॉन डेल्टा V। तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस V डेल्टा P और डेल्टा V चला जाएगा ऊपर, ठीक है। ये देखो हैं, खोला हुआ तो है, खोला हुआ तो है, पढ़ेंगे कौन वहाँ पे। कल मैंने बताया था ना, पढ़ाई की 4 शॉट डाले, उनके टोटल उतने व्यूज नहीं जितने वो एक उस फालतू वीडियो पे आगे का परसों वाली में। पढ़ना कोई नहीं चाहता है, ये तो यहाँ तो मजबूरी में आए हुए हो कि घर वालों को पता है ट्यूशन लगना है, स्कूल में नंबर आ नहीं रहे, वरना तुम स्कीम बिठा के हो यार आज क्या बना हमारे की छुट्टी हो जाए। और लगे भी थे तुम सुबह आते आते ही, अभी थोड़ी देर पहले आते आते ही, सर आज वो 2 तो आ नहीं रहे हैं, हम 4 ही आएंगे। हाँ तो इशारे तो मैं समझ ही रहा था। नेक्स्ट पॉइंट नोट में ही लिखो, वाई एंड नीटा। वाई यहाँ पर क्या है, वाई एंड नीटा डिफाइंड फॉर सॉलिड्स ओनली। नीटा 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 डिफाइंड फॉर सॉलिड्स ओनली, डिफाइंड फॉर सॉलिड्स ओनली। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नोट के अंदर ही बीटा कैन बी डिफाइंड फॉर, बीटा बल्क मॉडुलस, बीटा कैन बी डिफाइंड फॉर सॉलिड कॉमा लिक्विड एंड गैस, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फॉर वाई एंड नीटा वॉल्यूम इज कांस्टेंट but for beta volume changed, but for beta volume is changed.
ठीक है बेटा जी, नेक्स्ट हेडिंग डालो, रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ ट्विस्ट एंड एंगल ऑफ स्ट्रेन, रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ ट्विस्ट एंड एंगल ऑफ स्ट्रेन। एंगल ऑफ स्ट्रेन तो हमने पढ़ा है, फाई कहाँ पढ़ा था? फाई शेयर स्ट्रेन में। अब एंगल ऑफ ट्विस्ट भी देख लेते हैं क्या होता है, और उन दोनों में रिलेशन निकाल लेते हैं। हाँ स्मार्ट। आज से कुछ करेगा, आज ऑमलेट नहीं चैनल का ऑमलेट बनाऊंगा, तो क्या कर रहे हैं? गलत करते हैं देख रहे हो, देखिए वीडियो बंद हो रखी है। हैं? आपको ये हाँ पॉज ही हो गया। पॉज हो रखी है। अब ये जानो 4 मिनट एक बंद तो रही हाँ है। तो पॉज हो रखी थी वीडियो ही। 4 मिनट तो मैं सिर्फ नहीं तो वो 19 मिनट वाली, वो तो पहले फोन आ गया था, वो तो अलग कट गई वीडियो। 5 मिनट से ऐसे नहीं यार, पहले तो इसको डीएनडी मोड में डाल दे। बस ठीक है, बाकी से मैं आ जाता हूं। ठीक है, तो हेडिंग है, ये डायग्राम बनाओ। इसकी हेडिंग थी रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ ट्विस्ट एंड एंगल ऑफ स्ट्रेन। अब ये डायग्राम में हाँ ये डायग्राम बनाओ। सामने से अद्भुत डायग्राम कहां से लेके आते हो? बोले सर आप आर्टिस्ट हो रहे हो? शायद ये दरअसल आर्टिस्ट भी हो। क्या आवाज है वैसे? अरे सर ये बात में ओह क्या आवाज है, डंडी हो रही है। पहले 3D लुक देने के लिए ऐसा करना पड़ता है उसको। लग रहा है ऐसे ना हाँ बेटा। आपका ही सीधा जैसे मेट्रो डेटा हो सर गया। आपने एक बार सारी बार जान रखी थी। अब 2 दिन से पहले वो वाली टीचर का जान रखी थी। टीचर टीचर बनने वाला था। हां वो कहाँ? खतरनाक दिखा। कहाँ बनने देते हो तुम? ये सब चढ़ते ही भोले भोले रहते हैं। बहुत देखा था मैंने, वो कौन सा था? चलेगा शायरी वाले में शायरी वाला नहीं, और घूमने वाले में ये सब रील्स ही डाल रखी थी आपने स्टूडेंट्स पर देख रही। हां तो आज तो पढ़ने की जगह पीछे बैठे हुए थे करते थे। हाँ हाँ वो चाय वाली। देखो वो कितनी याद आती है इनको। कोई ऐसे बोलो उस चैप्टर का कुछ याद है, वो याद नहीं होगा, फिर क्या सर यूट्यूब पे वीडियो डालो कि चाय बेचनी पड़ेगी, तुम्हें दिख रहा है। बना लिया क्या डायग्राम? अब ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ। देखो इसमें क्या किया है मैंने, जैसे ये एक पाइप है किसी दीवार पे लगा हुआ है, इस पाइप को ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा दिया, तो पाइप को क्या कर दिया, ट्विस्ट कर दिया। तो ये यहाँ से नहीं घूमेगा, यहाँ से तो ऐसे मान लो चिपका हुआ है, जैसे ये तो यहाँ से तो चिपका हुआ है और ये बस आगे का घूम रहा है। फिर तो वो सुधर जाएगा। हैं? हाँ तो ऐसे थोड़ा घूम जाएगा ना। अब वो डायग्राम में तो वो चीजें वैसे नहीं दिखा सकते, लेकिन थोड़ा सा ऐसे बेंड हो जाए। अब बहुत ज्यादा नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, गर्दन ही मोड़ दी है उसकी, बस ये हल्का सा, बस बोतल टूट जाएगी, तेरे को तोड़ दूंगा मैं। हल्का सा घुमाएंगे अपने, बहुत हल्का सा, ठीक है। तो देखो जब हल्का सा घुमाएंगे तो ये पॉइंट जो है, ये मान लिया हमने, ये पॉइंट यहां चला गया, इसको समझ ले गगन। नहीं मानेगा तू, खिड़की के पास बैठा दूंगा बाहर की साइड, फिर वहां से देखेगा। हाँ देखो जब मैंने इसको ऐसे ट्विस्ट किया तो मान लिया ये पॉइंट यहां तक घूम गया, समझ गए। तो ऐसा कुछ होता था, याद करो मैंने वो क्यूब वाला किया था,
उसको जब स्ट्रेन दिया था तो बेस तो उसका फिक्स था, और ऊपर वाला जो फेस है वो थोड़ा आगे खिसक गया था, तो एक एंगल फाई बना था, तो ये वो एंगल फाई है, तो ये है एंगल ऑफ स्ट्रेन। ठीक है, ट्विस्ट अरे तो ये क्या है, एंगल ऑफ स्ट्रेन। और ये मान लो सेंटर है, इस सेंटर के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट यहां था, अब इस सेंटर के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट यहां चला गया, तो इतना घूम गया ना, ये ट्विस्ट है। घुमा कि नहीं घुमा, तो ये है एंगल ऑफ ट्विस्ट, इसको लिखेंगे थीटा से। और ये जितना घूमा है, मान लीजिए ये पॉइंट यहां से यहां तक गया है, तो वो कितने डिस्टेंस कवर करिए, x, और यहां से यहां तक पाइप की लेंथ है l, और ये यहां से सेंटर से इस सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस क्या होगी, कैपिटल R, रेडियस मान लेते हैं। ठीक है, तो ये फाई की वैल्यू तो हमने निकाली थी x अपॉन l, याद है? यस सर। और है पूरे थीटा लगा। फाई यार, थीटा कैसे लग रहा है तेरे को, बीच में से, तो ये फाई है, लग गया तुम्हें थीटा। फाई इक्वल्स टू x अपॉन l, और उसमें क्या होगा, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, तो एंगल थीटा इक्वल्स टू आर्क, आर्क कितना है x अपॉन रेडियस कितनी है r, तो यहां से देखो x की वैल्यू क्या आएगी, थीटा इंटू r, और यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, फाई इंटू l, ये इक्वेशन 1 होगी, ये इक्वेशन 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या करेंगे, दोनों के LHS सेम है, तो मैं लिख सकता हूं फाई इंटू l इक्वल्स टू थीटा इंटू r, अगर LHS सेम है तो RHS को इक्वल कर सकता हूं, तो फाई इंटू l इक्वल्स टू थीटा इंटू r, तो ये देखो रिलेशन आ गया ना, ये क्या है, एंगल ऑफ स्ट्रेन इंटू लेंथ इक्वल्स टू एंगल ऑफ ट्विस्ट इंटू रेडियस, इसको ऐसे लिख देंगे, एंगल ऑफ स्ट्रेन इंटू लेंथ इक्वल्स टू एंगल ऑफ ट्विस्ट इंटू, वो कल वाली वीडियो भेज दी थी क्या यश को, देखे ना देखे, अपनी जिम्मेदारी पूरी होनी चाहिए। ठीक है बेटा, ओके सर, थैंक यू, बाय। झगड़ा हो गया? नहीं एक टॉपिक बचा है अभी, तुम ये लिखो तो सही। हाँ तो घंटा हो गया क्या, 4:30 आए थे, 5:30 हो गया, 1 घंटा। आई एम द मैन ऑफ वर्ड्स, ध्यान रखना, मार्क माई वर्ड्स। पिन भेज दो, पिन भेज दो। तुम अपने दिमाग में पिन कर लो उसको, जैसे वो राउडी राठौड़ में करता है ना, बस वैसे उसको करके पॉज कर लो। बहुत बड़ी चीज है। हो गया, बात सही है सर, आते हैं सर लोग अपनी ईगो सेटिस्फाई करते हैं। और यार तुम बहुत बंद हो भाई, तो तुम नहीं है, 1 ही मिनट में पलट गया। मैं पूरा बोलेगी ना। नेक्स्ट हेडिंग डालो, बेंडिंग ऑफ बीम, बीम BEAM। क्या हुआ, बेंडिंग हो? प्रेशर वगैरह का क्या, रेख आ जाएगी, बीम आ जाएगी।
देखो ये इसकी लेंथ है, ये विड्थ है और ये डेप्थ है, ठीक है। अब इस डायग्राम को दिमाग में रखना है, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है ना उसका कोई डेरिवेशन नहीं है, बुक में सीधा ही दिया हुआ है, तो हमें सीधा याद रखना है। जैसे मैंने बनाया, पहले ये बना, फिर इन दोनों लाइनों को पीछे ले जा, बन जाएगा। क्या चालू करो? ये कोई ड्राइंग है क्या? ड्राइंग तो तुम्हें दिखाऊंगा मैं अपने फ्रेंड की, तुम कहोगे नहीं सर ये मैन मेड है ही नहीं, है मशीन मेड है। और सूरतगढ़ का आर्टिस्ट है वो, उसका नाम यार तो यार मिला नहीं है ना बहुत टाइम से। मनप्रीत सिंह नाम है। बेगवानी के सरदार जी चेयर वाला भाई 2 नंबर स्कूल के सामने घर है, बैठे रहे। अच्छा 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 ठीक है वो लंबा सा है। सोच गया। पग नहीं रखता, पग नहीं रखता, पग नहीं पग रखता है। और दाढ़ी, दाढ़ी भी लंबी है उसकी। हाँ वही उसके नीचे का वो कल से जाने क्या है वो क्लियर फर्नीचर वही। वो सर इसके सामने उसकी ड्राइंग बहुत शानदार है, देखिए उससे पढ़ा हुआ है क्या वो पहले उसके पास? तब वो आते थे। अच्छा, किसी को छोड़ा है तूने ट्यूशन के मामले में? दिखाऊंगा तुम्हें मैं क्लास खत्म होने के बाद, अभी मोबाइल में हूँ। बहुत शानदार उसकी है पिक्चर, ठीक है। लिखो, व्हेन अ बीम इज सपोर्टेड, ये एक बीम है, ठीक है। अभी हम इसको, ये तो मैंने तुम्हें 3D में दिखाया है, जब सामने से देखेंगे तो सिर्फ यही तो दिखाई देगा। अरे बीम मतलब वो चीज को बोलेंगे जिसपे किसी लोड को या तो रखा जाता है या लोड को लटकाया जाता है। जैसे हमारे लिए ये छत भी एक बीम है। लाइट बीम थोड़ी है। हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। इसमें लिखो, लिखो व्हेन अ बीम इज सपोर्टेड एट इट्स एंड्स, सपोर्टेड एट इट्स एंड्स, ENDS एंड्स, किनारे, एंड AND एंड a load is applied, a load is applied at the center, the beam will bends, the beam will bend, and the bending in beam, the bending in beam or depression in beam, bending या depression एक ही बात है, ठीक है। the bending in beam or depression in beam is given by WL cube upon 4BD cube। ये फॉर्मूला याद रखना हमें, ठीक है। Depression of beam is given by, अच्छा 4YBD cube, ठीक है। जहां पे डेल्टा क्या है? डिप्रेशन या बेंडिंग, एल क्या है? लेंथ, यहाँ कैपिटल एल लिख देना, ठीक है, एल हो जाएगा। लेंथ ऑफ बीम, और ये डब्ल्यू जो है ना, डब्ल्यू है जो वेट इसके ऊपर रखेंगे या लटकाएंगे, वो वेट है, ठीक है। डब्ल्यू है वेट। मान लो अगर एम मास की बॉडी से लटकाई है तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी? mg, वेट mg होता है ना, मास है। y है यंग मॉडुलस, b है ब्रेड्थ, और d है डेप्थ। सर वो एस है या 8 है? ये डेल्टा है बेटा, ऐसा सिंबल है ऐसा।
ऐसा डेल्टा तो नहीं था। एंगल ऑफ उसका राइट चैप्टर में हाँ 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 हाँ, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा ऐसे नहीं करता। उसमें ऐसे भी डाल देते। 12th में ऐसे ही डालेंगे। आपने तो ये 12th में आएगा तुम्हारे प्रिज्म, वहाँ एंगल ऑफ डेविएशन ऐसे ही है। हैं? तो 12th का 9th और 10th चैप्टर अगर अच्छे से समझना है ना, तो तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा बेस होना चाहिए, एंगल वगैरह का पता होना चाहिए, कौन सा एंगल। इनका तो सर एक मैं बायो वालों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला दिया गया है, और ये क्या बता रहा है, बेंडिंग बता रहा है। तो देखो इस फॉर्मूले से क्या पता चला, अगर वेट लोड ज्यादा डालेंगे तो बेंड ज्यादा ही होगा, ठीक है। और अगर उसकी लेंथ बढ़ा देंगे हम, अगर किसी भी चीज की सोचो खुद से कि जैसे मान लो एक तो इसके ऊपर मान लो कोई चीज लटकाई है, एक इसकी लेंथ ज्यादा इंक्रीज कर देंगे, तब कोई वेट डालेंगे तो इसमें ज्यादा बेंड आएगा, ठीक है। तो लेंथ इंक्रीज करने पर भी बहुत ज्यादा बेंड आएगा। देखो लेंथ अगर मान लो मैं 2 सेंटीमीटर भी इंक्रीज कर रहा हूं, तो बेंड कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा। एल को 2L कर दूंगा तो 8 टाइम्स बढ़ जाएगा बेंड, समझ रहे हो। तो ये टाइम इंजीनियर्स वगैरह जो ब्रिज वगैरह बनाते हैं, घर वगैरह बनाते हैं, तो ये चीजें ध्यान में रखते हैं कि थोड़ी सी भी लेंथ अगर बढ़ गई ना, तो बेंड बहुत ज्यादा आ जाएगा, उसकी लोड झेलने की जो कैपेसिटी है ना, वो 3 गुना कम हो जाएगी। फिर नीचे 4, ये तो कांस्टेंट है। वाई क्या था, अब याद करो, यंग मॉडुलस कब कम होता था, कब ज्यादा होता था, जब स्ट्रेस ज्यादा होता था, ठीक है। तो यंग मॉडुलस अगर ज्यादा होगा तो बेंड कम होगा, ठीक है। और यंग मॉडुलस अगर कम होगा, यंग मॉडुलस कम होगा मतलब स्ट्रेन ज्यादा होगा, तो स्ट्रेन ज्यादा होगा तो बेंड ज्यादा ही होगा। तो देखो यंग मॉडुलस कम होगा तो बेंड ज्यादा होगा, समझ गए। बी क्या है, विड्थ भी ज्यादा होगी तो जो बेंड है वो कम होगा, विड्थ मोटाई अगर बढ़ा देंगे, ठीक है। और सिमिलरली डेप्थ, अगर डेप्थ को मान लो मैं इंक्रीज करूंगा, ठीक है, तो बेंडिंग जो है वो बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। मान लो एक तो ये है लकड़ी, इसके ऊपर मान लो मैंने 10 किलो डाला, एक लकड़ी का इतना मोटा गुटका है, मतलब ये डेप्थ, अभी इसकी डेप्थ देखो इतनी सी है, और इसकी मोटाई में इतनी बढ़ा दूं, ये तो डेप्थ है, तो फिर इसकी जो वेट झेलने की कैपेसिटी है वो बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी ना। और वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, मतलब इतना मोटाई करना मतलब बहुत ज्यादा, उसके ऊपर तुम खड़े भी हो सकते हो, इमेजिन कर रहे हो ना, ठीक है। तो ये देखो डेप्थ थोड़ी सी भी बढ़ाओगे तो स्ट्रेंथ 3 टाइम्स बढ़ जाएगी एक तरह से, मतलब बेंडिंग 3 टाइम्स कम हो जाएगी, बेंडिंग कम होने का मतलब स्ट्रेंथ बढ़ रही है उसकी। तो इस फॉर्मूले से पता चला, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, हमें डायरेक्ट याद रखना है, समझ गए। इसी के बेस के ऊपर वो सारे कंक्लूजन निकल के आते हैं कि जो चीजें हैं वो आई शेप में क्यों बनाते हैं, ठीक है। मतलब किनारों पे अगर हम उसकी विड्थ ज्यादा कर देंगे तो उसकी लोड झेलने की जो कैपेसिटी है वो ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। ये सारे पॉइंट लिख लिए तुमने, ठीक है। आगे पॉइंट बना बना के लिखते जाओ। बेंडिंग इंक्रीज विद, ऐसा हो गया। लिखो तो हो गया, तो मैं लिखवाता थोड़ी। बेंडिंग इंक्रीज विद इंक्रीज इन लोड, बेंडिंग इंक्रीज विद इंक्रीज इन लोड, ब्रैकेट में लिखना W, एंड इंक्रीज इन लेंथ, एंड इंक्रीज इन लेंथ, लोड के ब्रैकेट में W और लेंथ के ब्रैकेट में कैपिटल L, इंक्रीज इन लेंथ, मतलब अगर इनको इंक्रीज करोगे तो बेंडिंग भी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, बेंडिंग डिक्रीज विद, बेंडिंग डिक्रीज विद इंक्रीज इन डेप्थ एंड यंग मॉडुलस, इंक्रीज इन डेप्थ एंड यंग मॉडुलस। तो यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं छोटे छोटे, जो तुम्हारे असर्शन रीजन वाले बनते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना है इसको। नेक्स्ट, बाय इंक्रीजिंग डेप्थ स्लाइटली, by increasing depth slightly the bending will reduces very largely या very greatly, the bending will reduces very large, सही है। देखो डेप्थ थोड़ी सी भी बढ़ाएंगे, डेप्थ थोड़ी सी भी बढ़ाएंगे तो ये बहुत ज्यादा कम हो जाएगी ना डेल्टा, बेंडिंग कम होने का मतलब चीज मुड़ेगी कम, ठीक है। मतलब इसको अगर डबल भी किया तो ये 8 टाइम्स कम हो जाएगी, क्योंकि 2 का क्यूब होगा, तो ये लिखो है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, आई सेक्शन बीम,
आई सेक्शन मतलब आई वाली जो बीम बनाते हैं अलग अलग जगह, आई सेक्शन बीम, आई के बाद में ऐसे डैश लगा के फिर सेक्शन लिख देना तो समझ जाओगे। तो आई सेक्शन बीम प्रोवाइड्स मैक्सिमम स्ट्रेंथ with minimum material, provides maximum strength with minimum material। एग्जाम्पल लिखो, it uses in railway bridge, buildings, flyover, etc। ठीक है बच्चों, तो आपका चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ, 5:21 हुए।